देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब बहुत ज़्यादा ही दूर आते हुए रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आगे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा और फिर दूसरी ही दिशा की ओर मुड़ गया। अक्सर होता यह था कि जब भी रात के समय आना होता था घर के लिए, तो मैं अपनी बाइक में सवार होकर एक रास्ते से आता था। वो रास्ता किसी गांव की तरह ही था, अक्सर चहल पहल वाला रास्ता। उसमें भी कोई चौराहे से होकर किसी न किसी गले से मुड़ते हुए अपने घर के लिए आया करता था। उस समय मेरा तबादला अपने घर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर हो गया था। उन दिनों मैं एक बैंक में क्लर्क हुआ करता था। ये एक पुरानी बात है, जब उतनी ज़्यादा तकनीकी विकास नहीं हुई थी, पर थोड़ी होने भी लगी थी। ये घटना आज से करीब 20 साल पहले की है। ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, पर इस 20 साल पुराने समय में वो बहुत ही अलग सा माहौल था। आज तो हर जगह स्ट्रीट लाइटें और जगह जगह देखा जाए तो उतने अंधेरे नहीं होते हैं, पर ये उस समय की बात है जब गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते थे। हुआ ये था कि मैं शहर में एक जगह रहता था और वो एक जिला ही था जो आज देखा जाए तो चारों तरफ उजाला ही उजाला रहता है दिन रात। पर आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। बिजली तो तब भी थी, पर उतनी नहीं। शहरों में तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत हुआ करती थी, मगर गांव में तो पूछिए मत। अंधेरा रात होने से पहले ही अपना जड़ जमा लिया करता था। मैं एक बैंक में क्लर्क था, जैसा कि बता चुका हूँ। हमारा तबादला कहीं ना कहीं होता ही रहता है। उस समय भी हुआ था मेरे घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। जब मेरा तबादला हुआ था तो उस समय मुझे अपने घर से उस शहर तक जाने में एक मोटरसाइकिल का उपयोग करना पड़ता था, जिससे मैं रोज जाता था। सुबह और रात में फिर उसी से वापस आया करता था। रात में आते वक्त करीब 10 तो बज ही जाते थे। फिर उस रास्ते के बीच से जाते हुए मेरे घर जाने वाला 2 रास्ता हुआ करता था। एक तो हाईवे था और दूसरा कुछ गांवों के बीच से होकर जाता था। मैं सुबह जब काम के लिए निकलता था तो उस समय हाईवे से होकर जाता था, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी खुला होता था सुबह के समय पर। लेकिन रात में कौन सी गाड़ी आकर कब ठोकर अचानक मार कर चली जाए पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही लगता था, जिसके कारण आते वक्त मैं उस दूसरे वाले रास्ते से आता था जो गांव की तरफ से होकर जाता था। रोज का ही आने जाने की वजह से उस रास्ते से मैं पूरी तरह से वाकिफ हो चुका था और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। हमेशा मेरे रास्ते आसान भी होते थे और मेरे लिए सहूलियत काफ़ी थी। पर उस रात कुछ अजीब हुआ था। सुबह तो मैं हाईवे के रास्ते से होकर काम पर चला गया, तब तक तो सब कुछ ठीक था। पर वापस आते समय मैं उस रास्ते से जब जा रहा था जो गांव से होकर हुआ जाता है, जिस चौराहे से मैं अक्सर अपने घर के लिए जाता था, उस रात भी वहीं से मुड़ा और आगे बढ़ते हुए न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किसी दूसरे रास्ते पर आ चुका हूँ। वो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई रात लग रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते तो सब ठीक थे, पर जैसे वो गांव कहीं गायब हो गया था। समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। भला कोई गांव गायब कैसे हो सकता है? और मैं इस रास्ते से रोज ही आता हूँ, तो फिर कैसे कोई गलत दिशा में मोड़ लूँगा? मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। फिर भी मैं आगे जाता जा रहा था। कोई तो रास्ता मिलेगा ये सोचकर, पर मेरी बोलती उस अंधेरे रात में बंद हो गई थी, क्योंकि ना जाने मैं कहाँ आ चुका था और किधर जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हिम्मत जवाब देने लगी थी,
पर मैं पूरे 2 घंटे उस जगह पर अकेले बिताने लगा था। न कोई साथी था, ना ही कोई कारवां और ना ही कोई मंजिल का ठिकाना। ऊपर से एक भय जो मन को पूरी तरह से अपने काबू में करता जा रहा था। कहीं ये किसी नर्क का रास्ता तो नहीं, या फिर कोई एक ऐसा हादसा जो मेरे साथ हुआ हो और मुझे उसकी खबर ना हो। अभी मैं ये ऊटपटांग बातें सोच ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे कानों में एक आवाज आई। क्या हुआ? मैं आवाज सुनकर पीछे पलटा तो पाया कि एक 55-60 साल का आदमी खड़ा है। लंबी कदकाठी का था वो चलते हुए मेरी ओर आ रहा था। तो मैंने कहा, जी वो रास्ता भटक गया हूँ। फिर वो आदमी बोला, कहाँ जाना है? तो मैंने कहा, जी बेलगढ़ जाना है। जिस पर उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया और साथ ही साथ ये भी कहा, इस रास्ते से रात में आना जाना मत किया करो, यह रास्ता सही नहीं है। जिसके बाद मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इस आदमी को धन्यवाद बोल दूं। लिहाजा मैं उसे धन्यवाद बोलने के लिए पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देख मैं दंग रह गया, क्योंकि वहाँ कोई आदमी नहीं था और अगर कुछ था तो सिर्फ धुआं। जिसके बाद मैंने अपना बाइक उठाया और सीधे घर पहुंचा। उस रात मेरे साथ वो क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य है जो शायद ही मुझे कभी पता चल पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 22 जनवरी साल 2011 की बात है। करीबन सुबह के 5 बजे होंगे जब कोटा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी। उसमें से करीबन 25 या 26 साल की आसपास के उम्र का सांवले रंग का लड़का, जिसने सफ़ेद हुडी जिसके ऊपर उसने जींस का जैकेट डाल रखा था, जींस की पैंट और पाँव में सफ़ेद जूते पहन रखे थे। उसने अपने बाल में काले सलीखे बनाए हुए थे। उसके रोखे होठों से ठंड की वजह से भाप निकल रहा था। वो प्लेटफॉर्म को अपनी काली आंखों से घूरते हुए अपने आप से बोला, भाई जय, पागल है क्या तू? इतनी ठंड में इतनी सुबह की ट्रेन कौन लेता है? ऊपर से यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा जो तुझे सीतापुर पहुँचा दे। खैर चलो, प्लेटफॉर्म से बाहर जाकर देखते हैं, शायद कोई दिख जाए। जय एक रिपोर्टर है जिसे कहीं से पता चला था कि सीतापुर जाने वाले रास्ते में अजीब घटनाएं घटती हैं। इसलिए उस सच्चाई का पता लगाने को वो सीतापुर जाना चाहता था। वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकला। उसने दूर दूर तक अपनी नज़र घुमाकर देखा। तब जाके दूर एक पेड़ के पास उसे एक पैदल रिक्शा खड़ी दिखी। वो भागते हुए उसके पास चला आया। उसने पैदल रिक्शा पर बैठे हुए आदमी को जैसे ही देखा वो थोड़ा हैरान रह गया। वो आदमी बहुत ही दुबला पतला था, जैसे उसने ना जाने से कितने दिनों से कुछ खाया ना हो। उसके शरीर में जैसे हड्डियां ही थी, मांस तो जैसे था ही नहीं। चमड़ी पूरी लटक चुकी थी। उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थीं, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। और वो मैली सी शॉल लपेटे अपनी रिक्शा में दुबक कर बैठा हुआ था। जय ने थोड़ा रुककर कहा, चलो अच्छा हुआ कोई तो दिखा। भाई साहब, सीतापुर चलेंगे? अभी वो सामने बैठा आदमी उससे कुछ कहता, इससे पहले ही जय ने कहा, प्लीज़ भाई मना मत करना, देखो यहाँ और कोई दिख भी नहीं रहा। तुम्हारे जितने भी पैसे होंगे मैं दे दूँगा, चाहे तो डबल ले लेना, बस मुझे कैसे भी सीतापुर पहुँचा दो। उस आदमी ने जय को मिन्नतें करते देख कहा, साहब आपको मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ इसीलिए तो हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपकी सही जगह पर पहुँचा दूँगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। जय ने भी मुस्कुराकर अपना सामान उसकी गाड़ी में रखा और खुद भी बैठ गया। उस आदमी ने रिक्शा को
आगे बढ़ा लिया। ठंड की सुबह थी, इस वजह से चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और अभी तक रोशनी नहीं फैली थी, जिसकी वजह से ना ही रास्ता साफ दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। बस दिख रहे थे तो रास्ते में पेड़ और कुछ कच्ची पक्की आधी बनी हुई दीवारें। हवा की वजह से पेड़ की सूखी पत्तियों की आवाज़ कंपन पैदा करने वाली थी। हवा की आवाज़ें माहौल को डरावना बना रही थी। जय ने सफ़र काटने के लिए उस आदमी से बातें करना शुरू किया। उसने कहा, आप यहाँ कब से हैं? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ। जय ने आगे कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले जय की नज़र रास्ते की दीवार पर पड़ी। वहाँ बहुत सारे कागज लगे थे जिस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, लापता। जय ने आश्चर्य से कहा, इतने लोग लापता हैं कैसे? उस आदमी ने भी उस तरफ नज़र करके कहा, होंगे ही साहब, क्योंकि ये इलाका ही ऐसा है, जो एक बार यहाँ आता है वो दोबारा किसी को मिलता ही नहीं। जय ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? जरा खोलकर बताएंगे? उस आदमी ने बताना शुरू किया। यहाँ एक और गांव था जिसका नाम लाटपुर था। वो एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर गांव था। गांव में राधा नाम की एक 20 साल की लड़की रहती थी, बहुत सुंदर। उसके घने लंबे बाल, कत्थई आंखें, गुलाबी गाल, गुलाब के पत्तियों जैसे होठ, गोरा शरीर। जो भी उसे देखे उसकी खूबसूरती पर मोहित हो बैठे। उसी गांव में रहने वाले प्रेम नाम के लड़के को राधा से बचपन से प्यार था। राधा भी प्रेम को पसंद करती थी, लेकिन ये बात उनके घर वालों को पता नहीं थी और वो लोग बताना भी नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो दोनों एक रात उस गांव से भाग निकले, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए। साथ ही साथ उस गांव का सरपंच भी था। गांव के सरपंच ने राधा और प्रेम को साथ देखकर दोनों को पकड़ लेने का हुक्म दिया। सरपंच के कहने पर ही सारे गांव वालों ने राधा और प्रेम को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। राधा और प्रेम चिल्लाते रहे कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने उन दोनों की एक ना सुनी। सरपंच ने गुस्से से कहा, ये दोनों ने पाप किया है। अलग अलग जाति के होकर भी एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो समझो अपने गांव की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। फिर इस गांव के लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इन दोनों को सज़ा तो देनी ही पड़ेगी, ताकि आगे चल के ऐसी हरकत कोई दोबारा न करे। इसलिए उन दोनों को सबके सामने यहीं जला दो। हुक्म करते हुए सरपंच ने कहा। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे राधा और प्रेम पे मिट्टी का तेल डाला। राधा और प्रेम चीखते रहें, चिल्लाते रहें, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक ना सुनी और देखते ही देखते गांव वालों ने दोनों को जिंदा जला दिया। राधा और प्रेम की चीखों से पूरा गांव दहल गया। बस उसके 2-3 दिन बाद ही गांव में अजीब हरकतें होने लगी। राधा और प्रेम जिस दिन मरे थे और जैसी आवाज़ उस दिन आई थी और जैसी चीखें गूंजी थी, वैसी ही चीखें गांव में रोज सुनाई देने लगी। रोज गांव में राधा के भागते हुए पायल की आवाज़ आने लगी। एक दिन सरपंच के घर पर अचानक लाइट चली गई। सरपंच का हाल गांव में हो रही हरकतों से वैसे ही बुरा था, ऊपर से ये लाइट जाना। सरपंच डर के मारे जैसे ही वो अपने बिस्तर से उतरा कि तभी उसे किसी के जोर से पीछे से धक्का दिया हो वैसा महसूस हुआ। वो अपने कमरे के दरवाजे से जा टकरा गया। वो देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ किसी के पायल की आवाज़ आ रही थी। टकराने की वजह से उसके सिर से खून निकलने लगा, पर उसे डर के मारे अपनी चोट महसूस ही नहीं हो रही थी। वो अब कांप रहा था। वो कांपते हुए कदमों से बाहर की तरफ दौड़ा।
ताकि घर से बाहर निकल जाए, लेकिन किसी ने उसे पैरों से पकड़कर घसीटा। घसीटने की वजह से उसे काफ़ी चोटें आई और जब वो पीछे ये देखने के लिए मुड़ा कि उसे कौन घसीट रहा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पीछे कोई था ही नहीं। काफ़ी घसीटने की वजह से उसे वैसे ही ठीक से सांस नहीं आ रही थी और ऊपर से उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी छाती पर किसी ने बड़ा पत्थर रख दिया हो। सांस ठीक से ना ले पाने की वजह से सरपंच लाल पड़ चुका था। सरपंच बेहोश होने ही वाला था कि वो पत्थर उसके ऊपर से हट गया। सरपंच खांसने लगा और गहरी सांसें भरने लगा। उसने आओ देखा ना ताओ, वो सीधा गांव के चौराहे की तरफ दौड़ा। वो अब वहां आके रुका जहां राधा और प्रेम को जलाया गया था। वहां पहुंचते ही उसके पूरे शरीर में अचानक से जलन होने लगी, मानो उसके शरीर को आग लगा दी गई हो। वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखों से पूरा गांव जमा हो गया। गांव वाले सब हैरानी से सरपंच को देखते रहे, क्योंकि वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे किसी ने उस पर आग लगा दी हो, पर आग तो किसी को दिख ही नहीं रही थी। सब खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह ताकते रहे और वहां सरपंच चीख चीख कर आखिरकार मर गया। बस उसके बाद से रोज एक एक लाशें मिलने लगी, वो भी पूरी जली हुई। बस तभी से इस गांव को जली हुई लाशों का भी गांव कहा जाता है। उस आदमी ने पूरी कहानी खत्म करते हुए कहा। जय ने सारी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी तो जय की बात ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी कि कोई जलती हुई चीज कोहरे को चीरती हुई आगे निकल गई। जय ने ये देख घबराते हुए कहा, वो क्या था? उस आदमी ने कहा, क्या साहब, कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इस पर जय ने कहा, था मैंने अभी देखा, यहाँ से कुछ गया। उसके कहते कहते ही रिक्शा किसी चीज से जा टकराई। जय रिक्शा से दूर जा गिरा और सिर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। जय को जब होश आया तो वो एक गांव के चौराहे पर था, जहां बीचों बीच एक बड़ा जला हुआ पेड़ था। जय अभी पूरी तरह से होश में नहीं था कि तभी उसे किसी के पायल की आवाज आई। ये सुन जय तुरंत होश में आ गया। उस रिक्शे वाले ने जो कहानी बताई थी उसे याद आ गई। वो डरते हुए आसपास उस रिक्शे वाले को और उस रिक्शा को ढूंढने लगा। तभी जय ने किसी की भयानक चीख सुनी। जैसे ही जय चीख सुन के पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। एक जलता हुआ आदमी दौड़ के जय के पास आ रहा था। जय वहां जमसा गया था और वो जलता हुआ आदमी एक ही झटके में जय के आर पार निकल गया। जय को अचानक ऐसा एहसास हो रहा था मानो किसी ने उसके बदन में आग लगा दी हो। जय के पूरे शरीर में जलन हो रही थी। तभी वहां वो रिक्शा चलाने वाला आदमी आया और उसने गुस्से में जय को घूरते हुए कहा, सच समझ बैठा है ना? मैंने जो भी कहा तुमने भी उसे सच मान लिया ना? गांव वालों की तरह तुमने भी आधे ही सच को मान लिया। जय ने अपने शरीर में हो रही जलन के मारे रोती हुई आवाज में कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? किस सच की बात कर रहे हो तुम? और तुम हो कौन? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उस आदमी ने कहा, जिस प्रेम और राधा की मैं बात कर रहा था ना, वो प्रेम मैं ही हूँ। तुम लाटपुर में हो और पूरा सच ये है कि राधा की खूबसूरती पर सरपंच का मन डोल गया था। जिस रात हम दोनों को मारा गया, उस रात के एक दिन पहले सरपंच ने राधा को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से भी शादी की तो सरपंच राधा को जान से मार डालेगा। ये बात राधा ने मुझे बताई। हमें पता था कि हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए हम भाग रहे थे। लेकिन सरपंच को ये बात पता चल गई और उसने जाति का झूठा बहाना बनाकर गांव वालों के साथ मिलकर हमें जिंदा जला दिया। तभी जय ने कहा,
पर मैंने क्या किया है? मैं तो इस गांव का हूँ भी नहीं। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो। इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, हमने भी क्या किया था। करीब 1 हफ्ते बाद न्यूज़ रिपोर्टर शोमेश ट्रेन से उतरे। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने अपना बैग जिस चबूतरे पर रखा, ठीक उसी के ऊपर एक पोस्टर लगा था, जय गुप्ता लापता। और ठीक तभी स्टेशन के बाहर की तरफ से आवाज आई, कहीं जाना है साहब? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ।